भला कोई अपनी उस बीवी से सच्ची मोहब्बत कर सकेगा जब उसे पता चलेगा कि उसकी यह बीवी शादी से पहले किसी दूसरे मर्द से मोहब्बत करती थी। यह सच है कि अगर मेरे शौहर सुल्तान अहमद मुझसे मेरी जान भी मांगते तो मैं देने में एक लम्हे की भी देर न करती। उनका छोटे से छोटा काम भी मैं खुद किया करती थी। हालांकि घर में नौकर नौकरानियां भी थीं, इसमें ताज्जुब की कोई बात नहीं थी। अक्सर औरतें अपने पतियों की ताबेदारी में खुशी महसूस करती हैं, फिर भी उन्होंने कभी मेरे साथ मुस्कुराकर बात नहीं की थी। दूसरों के सामने तो वह मेरे साथ नर्म पड़ जाते थे, मगर तन्हाई में या बच्चों के सामने बिल्कुल अजनबी से बन जाते थे। ऐसा भी नहीं था कि वह स्वभाव से ऐसे थे। दूसरों के लिए वह बहुत हंसमुख थे, खास तौर पर बच्चों पर तो जान छिड़कते थे। उनके बीच वह बेतकल्लुफ़ दोस्त बन जाते थे। उनकी हर फरमाइश मुंह से निकलते ही पूरी किया करते, मगर मेरे लिए उन के पास सिवाय बेगानगी के और कुछ नहीं था। मुझे देखते ही सुल्तान अहमद के चेहरे पर अजीब सी संजीदगी भरी सख्ती छा जाती। अगर वह बोल रहे होते तो मेरे आते ही खामोश हो जाते। हमारा बेडरूम साझा था, मगर वो वहाँ देर रात को आते थे। घर में उनका अधिक समय अपने स्टडी रूम में गुजरता था। वो कभी मेरे साथ शॉपिंग के लिए नहीं गए। सुल्तान अहमद आला ओहदे पर लगे हुए थे। दफ्तर की तरफ से उन्हें मकान और गाड़ी मिली हुई थी। वह अपनी सारी तनख्वाह अपना खर्च निकालकर मेरे हवाले कर देते थे और फिर पलटकर यह नहीं पूछते थे कि मैंने क्या खर्च किया, कहाँ खर्च किया, क्यों खर्च किया और क्या बचाया। उनका ये रवैया मैं कोई 1-2 साल से नहीं बल्कि पिछले 25 सालों से बर्दाश्त कर रही थी। 1/4 सदी के इस अरसे में उनकी तरफ से चाहत का एक भी फूल मेरे आंचल में नहीं डाला गया था। इस सितम के बावजूद वह मेरे सिर का ताज थे। उनकी सेवा करना, उनके काम करना मेरी जिंदगी का अहमतरीन मकसद था। सुल्तान अहमद भी इतनी बेरुखी के बावजूद अपना हर काम मुझसे ही करवाना पसंद करते थे। सुबह 8 बजे तक वो और बच्चे घर से निकल जाते थे। उनके जाने के बाद मैं नौकरानी से सफाई करवाती। फिर बर्तन और कपड़े धोने वाली आ जाती, मगर मैं सिर्फ अपने और बच्चों के कपड़े धुलवाती। सुल्तान अहमद के कपड़े मैं अपने हाथों से ही धोया करती थी। फिर मैं दोपहर के खाने की तैयारी में लग जाती। बच्चे 1 बजे तक स्कूल कॉलेज से आ जाते थे और सुल्तान अहमद भी दोपहर का खाना घर में ही आकर खाते थे। दफ्तर से आमतौर पर वह शाम 6 बजे तक आ जाते थे। फ्रेश होकर लाउंज में बच्चों के पास बैठ जाते थे। इस दौरान वह उनके मनोविनोद और तालीमी सरगर्मियों के बारे में पूछते, चाय पीते और फिर अपने स्टडी रूम में चले जाते, जहां से वह रात के खाने के वक्त ही निकलते थे। खाने के बाद वह फिर स्टडी रूम में वापस चले जाते और लगभग 11-11:30 बजे बेडरूम में आते थे। सुल्तान अहमद आर्थिक मामलों में माहिर थे। वो ऑडिट और अकाउंट के विषय में खास अधिकार रखते थे। इस विषय पर उनकी लिखी हुई किताबें बहुत मकबूल थीं। अपने स्टडी रूम में वह लिखने पढ़ने का काम करते थे। इन सारी बातों से आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि उनके पास मेरे लिए एक लम्हा भी नहीं था। यह मैं बता चुकी हूँ कि सुल्तान अहमद स्वभाव से ऐसे नहीं थे। तब मुझे इतनी लंबी और कड़ी सजा देने की वजह क्या हो सकती थी, ये बताने के लिए मुझे अपनी जिंदगी की किताब के उन पन्नों को खोलना पड़ेगा, जिनकी बातें आज तक किसी पर जाहिर नहीं की थीं। हमारे समाज में जब कोई औलाद लगातार तीसरी लड़की होने के नाते इस दुनिया में आंख खोलती है तो आमतौर पर उसे इस जुर्म की सजा तकरीबन उस सारे अरसे भुगतनी पड़ती है जब तक वह बाप के घर रहती है। मगर मेरी खुशकिस्मती थी कि जब बेटे की जगह मैं इस दुनिया में आई तो सबने बड़ी मोहब्बत से मेरा स्वागत किया। यह मेरी खूबसूरती का करिश्मा था। दादी अम्मा, जो मेरी पैदाइश से पहले उठते बैठते अम्मी को बेटा पैदा करने की याद दिलाना भूलती नहीं थी, मुझे देख कर खुश हो गईं। उनका कहना था कि हमारी 7
पीढ़ियों में कोई इतनी हसीन बच्ची पैदा नहीं हुई। मेरी पैदाइश के बाद भाइयों का जन्म शुरू हो गया। अब्बू तरक्की पर तरक्की करते गए। खुशहाली के सारे दरवाजे खुल गए। इस तरह मुझे पैदाइशी भाग्यशाली का दर्जा हासिल हो गया। होश संभालते ही मुझे जो पहला एहसास हुआ या फिर मेरे घर वालों ने एहसास दिलाया वो ये था कि मैं बेहद खूबसूरत हूँ। स्कूल में दाखिले के समय मैंने उस स्कूल में पढ़ने से साफ इनकार कर दिया जहाँ मेरी दोनों बड़ी बहनें तालीम हासिल कर रही थीं। उसकी बेरौनक इमारत, मामूली फर्नीचर और सादा लिबास लड़कियाँ मेरी पसंद से कतई मेल नहीं खाती थीं। मैंने अम्मी अब्बू से साफ कह दिया कि मैं उस गंदे संदे स्कूल में उन गंदी संदी लड़कियों के साथ हरगिज नहीं पऊंगी। यह सुनते ही दोनों बहनों ने हंगामा खड़ा कर दिया कि क्या हम गंदी संदी हैं। अम्मी ने भी मेरी बात का बुरा तो माना, लेकिन दरगुजर कर गईं। उन्होंने दोनों बहनों को भी समझा लिया। तो क्या तुझे किसी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाऊं? उन्होंने दबे दबे लहजे में कहा। मैंने कह दिया कि मैं उस स्कूल में नहीं पढ़ूंगी बस। मैंने ठुनक कर कहा। अब्बू ने मेरी हिमायत की। उन्होंने अम्मी से कहा, ठीक तो कह रही है मेरी बेटी, वह स्कूल भला इसके लायक है तो फिर दाखिल करा दे किसी बढ़िया स्कूल में और दे भारी भरकम फीस। अम्मी भान्ना कर बोली। अब्बू ने भाग दौड़ करके मेरा दाखिला शहर के एक आला इंग्लिश मीडियम स्कूल में करा दिया। घर से दूर होने की वजह से मुझे गाड़ी लेने और छोड़ने आया करती थी। स्कूल में मैंने चुन चुन कर खूबसूरत और नफासत पसंद लड़कियों को सहेली बनाया। टीचरें भी मुझे पसंद करती थीं, जिसका सबसे बड़ा फायदा मुझे तालीम हासिल करने में हुआ। मैं अपनी क्लास की बेहतरीन स्टूडेंट्स में गिनी जाती थी। मतलब ये कि चाहतों के हिंडोले में झूलती उम्र की मंजिलें तय करती रही। जब मैं 6ठी क्लास में थी तब बड़ी आपा का रिश्ता तय हो गया। उन्हें मैट्रिक के बाद स्कूल से उठा लिया गया क्योंकि हमारी बिरादरी में लड़कियों को इससे ज्यादा पढ़ाने का रिवाज नहीं था। हमारे खानदान में बिरादरी से बाहर शादी का भी रिवाज नहीं था। बड़ी आपा की शादी के बाद अम्मी ने फौरन ही छोटी आपा की रुखसती की तैयारी शुरू कर दी। वह बचपन से ही ताया अब्बा के बेटे से जोड़ दी गई थी। मेरे 8वीं पास करते करते दोनों बहनें विदा होकर अपने अपने घर की हो चुकी थीं। मैट्रिक में आते आते मुझ पर बहार आ गई। मैंने ऐसा रूपर गौर कद निकाला कि मैट्रिक करते ही दरवाजे पर रिश्तों की लाइन लग गई। अम्मी का इरादा तो यही था कि मैट्रिक के बाद मुझे भी घर से रुखसत कर दिया जाए, लेकिन मैं अभी और आगे पढ़ना चाहती थी। इसलिए मैंने अम्मी से छिपकर अब्बू से कॉलेज में दाखिले की जिद शुरू कर दी। पहले उन्होंने इनकार कर दिया मगर फिर राजी हो गए, लेकिन ये बात खुलते ही अम्मी ने हंगामा खड़ा कर दिया। वह मेरे आगे पढ़ने के हक में नहीं थीं। अब्बू ने उन्हें किसी न किसी तरह राजी कर लिया। मैट्रिक में मेरी बहुत अच्छी पोजीशन आई थी, इसलिए बेहतरीन कॉलेज में दाखिले में कोई मुश्किल पेश नहीं आई। उस कॉलेज में ज़्यादातर बड़े घरानों की लड़कियां पढ़ती थीं। मुझे उस माहौल में आकर ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं किसी तालाब से निकलकर विशाल समुद्र में आ गई थी। कॉलेज में अगरचे एक से बढ़कर एक हसीन लड़कियां मौजूदी थीं, मगर उनकी सुंदरता मेरे हुस्न के आगे फीकी पड़ गई। अलबत्ता उनकी बेबाकियां और बातें मुझे दांतों तले अंगुली दबा लेने पर मजबूर कर देती। फिर मैं धीरे धीरे उनसे घुल मिल गई। लड़कियां जब अपने चाहने वालों की दीवानगी के अंदाज बयान करती तो मैं उनके मुंह देखती रह जाती। ये हकीकत थी कि मेरी खूबसूरती के बावजूद किसी लड़के ने मुझे चाहत का पैगाम नहीं दिया था। कॉलेज में मेरा दूसरा साल था। मेरी क्लास फेलो नाजिया की सालगिरह थी और मैं उस जलसे में खासतौर पर तैयार होकर गई थी। यही वजह थी कि वहां मौजूद हर निगाह कुछ क्षणों के लिए मुझ पर जम कर रह गई। नाजिया करोड़पति बाप की औलाद थी और उस दावत में आई हुई लड़कियां कीमती कपड़ों और बेशकीमती जेवरातों से जगमगा रही थीं। फिर भी एक नौजवान की निगाहें बार बार मुझ पर ही टिक जाती थीं।
लंबा कद, बर्जिशी जिस्म, हल्के घुंघराने बाल, सुर्खी मिली रंगत और चमकती आंखें। वह हाथ में कैमरा लिए तस्वीरें खींच रहा था। मैंने महसूस किया कि बार बार कैमरे की फ्लैश मुझ पर पड़ रही थी। उसकी निगाहों की गर्मी मैं फासले से भी महसूस कर रही थी। मेरे होठों पर एक गुरूर भरी मुस्कुराहट फैल गई। जल्दी ही परिचय का मौका भी आ गया। वह केक की प्लेट उठाए चला आया। अब तो कुछ खा ही नहीं रही है मिस। उसने गहरी नजर से मेरा जायजा लिया। गुल, मैंने कंफ्यूज होकर अधूरा नाम बताया। बहुत खूब, आप बिल्कुल गुल फूल जैसी ही हैं। मुझे राहेल कहते हैं, उसने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा। उसी वक्त नाजिया वहां आ गई। राहेल, तुम इससे मिले, मेरी बेस्ट फ्रेंड गुलनार है। मिल ही तो रहा हूँ, वह बोला और मैंने अपने चेहरे पर रंग बिखरता हुआ महसूस किया। फिर मुझे पता ही नहीं चला कि कब हम बेतकल्लुफी की सीमा में दाखिल हो गए। जाते समय उसने चुपके से कागज की एक चिट मेरे हाथ में पकड़ा दी, जो मैंने हथेली में दबा ली। घर पहुंचते ही धड़कते दिल के साथ वह चिट देखी। उस पर एक फोन नंबर लिखा था। उस रात नींद मेरी आंखों से गायब हो गई थी। नतीजे में सुबह कॉलेज न जा सकी। सारा दिन व्याकुल सी रही। रात हुई तो सबके सोने के बाद टेलीफोन उठाकर अपने कमरे में ले आई। कांपती अंगुलियों से चिट पर लिखा हुआ नंबर डायल किया। पहली ही घंटी पर रिसीवर उठा लिया गया। हेलो, मैंने धीरे से कहा। मुझे यकीन था कि आप फोन जरूर करेगी। दूसरी तरफ से आवाज आई। मेरे स्वाभिमान को धक्का सा लगा और मैंने बात किए बिना फोन काट दिया। मगर अगली रात को फिर फोन करने से खुद को रोक न सकी। हालांकि कोई अंदर से मुझे खबरदार कर रहा था कि गुल, ये खेल मत शुरू कर। मैंने गोलमोल शब्दों में उसे अपने दिल की हालत कह सुनाई और उसने अपनी बेताबियों का खुलकर इजहार किया। ये कच्ची उम्र की जुनूनी मोहब्बत थी, जो नफा नुकसान के ख्याल से बेपरवाह होती है। इसलिए जब उसने मुझे कहीं बाहर मिलने को कहा तो मैं सोचे समझे बिना तैयार हो गई। उसने तजवीज पेश की कि मैं कॉलेज से किसी बहाने छुट्टी लेकर बाहर आ जाऊं। फिर हम दोनों किसी रेस्तरां में चले गए। मुझे एहसास ही नहीं था कि मैं एक अजनबी की मोहब्बत के नशे में डूबकर माँ बाप की इज्जत को दांव पर लगा रही हूँ। बस मुझे एक ही एहसास था कि शहजादों जैसी खूबसूरती रखने वाला शख्स मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार है। साथ जीने मरने की कसमों ने मुझे उस के जादू में जकड़ लिया था। पहली मुलाकात में, जो एक रेस्तरां के फैमिली केबिन में हुई, उसने वादा किया कि अपनी तालीम पूरी होते ही वह अपने वालिदैन को हमारे घर भेजेगा। उसके बाद मैं हर तीसरे चौथे रोज उससे इसी तरह बाहर मिलती रही। अगरचे मैं बड़ी कामयाबी से इस सारे सिलसिले को घर वालों की नज़रों से छिपाए हुए थी, मगर कुदरत ने माताओं को एक खूबी दे रखी है जो उन्हें अपनी बेटियों की बदलती अवस्था से आगाह रखती है। शायद मेरी खुशी, गालों के दमकते हुए गुलाबों और आंखों में उतरे सपनों ने उन्हें सचेत कर दिया। वह अक्सर टटोलती निगाहों से मुझे देखती। उनके शक की वजह से मैं राहेल से मिलने जुलने में सावधानी बरतने लगी। मगर उस समय धमाका हो गया जब मेरा फर्स्ट ईयर का नतीजा आया और मैं 4 पर्चों में फेल हो गई। अब्बू को भी पहली बार मुझ पर सख्त गुस्सा आया। वह आशा कर रहे थे कि मैं इस साल इंटर में कोई अच्छी पोजीशन हासिल करूंगी, क्योंकि न केवल मैंने कॉलेज से छुट्टी ली थी, बल्कि घर में भी हर समय अपने कमरे में स्टडी में मगन रहती थी। हकीकत ये थी कि मैं कॉलेज कम ही जाती थी। मेरा सारा समय राहेल के साथ घूमने फिरने में गुजरता था। कमरे में घुसे रहने का कारण ये था कि वहां मैं सबसे छिपकर अपने महबूब के तसव्वुर में गुम रह सकती थी। उस समय मेरा नशा हिरन हो गया जब अब्बू ने मुझसे पर्चों में फेल होने की वजह पूछी थी। उनकी चिंता उचित थी। जब मैं इतनी जहीन और पढ़ाकू थी तो मेरे 4 पर्चों में फेल हो जाने की क्या वजह थी। मैंने बहाने तराश कर अब्बू को किसी हद तक नॉर्मल किया। वादा किया कि अगले सालाना इम्तिहान में
पोजीशन लेकर दिखाऊंगी। मगर अम्मी किसी तौर पर रजामंद नहीं हुई। उन्होंने फैसला सुना दिया कि मेरी पढ़ाई खत्म, कॉलेज जाना बंद। अब्बू ने अम्मी के फैसले के आगे हथियार डाल दिए। तालीम की तो मुझे भी कोई खास परवाह नहीं थी, मगर कॉलेज जाना बंद होने की हालत में मेरे लिए राहेल से मुलाकात का रास्ता बंद हो जाता। टेलीफोन भी मेरी पहुंच से बाहर हो गया था। रात को सोने से पहले अम्मी टेलीफोन सेट अपने कमरे में ले जाती थीं। दिन में भी मुझे मौका नहीं मिलता था। मैं अपना हर तरीका इस्तेमाल करके थक गई। अम्मी टस से मस नहीं हुई। तब मैंने अपना सबसे ज्यादा परखा हुआ नुस्खा आजमाया और भूख हड़ताल कर दी। जब मैंने लगातार 2 दिनों तक कुछ नहीं खाया तो अम्मी घबरा गईं। उन्होंने हर तरह से कोशिश की कि मैं अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दूं, मगर मेरी एक ही रट थी कि जब तक मुझे कॉलेज जाने की इजाजत नहीं मिलेगी, मैं कुछ नहीं खाऊंगी, चाहे मेरी जान ही क्यों ना निकल जाए। तीसरे दिन अम्मी ने मुझे बेदिली से इजाजत तो दे दी, मगर धमकी भी दी कि अगर उन्होंने मेरे बारे में ऐसी वैसी कोई बात सुनी तो वह मेरा गला घोंट देंगी और खुद भी जहर खा कर मर जाएंगी। मैंने उनकी धमकी पर कोई ध्यान नहीं दिया। मैं तो राहेल से मिलने के तसव्वुर में जैसे पागल हुई जा रही थी। क्लासेस शुरू होते ही मेरी और राहेल की मुलाकातें फिर शुरू हो गईं। इतने अरसे बाद उसे देखकर मैं जैसे दोबारा जी उठी थी। अब मैं बेधड़क उसके साथ शहर की तफरीहगाहों में चली जाती थी। खास तौर पर समुद्र तट हम दोनों की पसंदीदा जगह थी। उसके संग समुद्र की नर्म रेत पर चलते हुए ऐसा लगता जैसे मैंने पूरी दुनिया जीत ली हो। उस दिन भी हमारा क्लाफटन कराची का मुंबई के जुहू जैसा स्थान का प्रोग्राम था। मैं घर कह कर आई थी कि कॉलेज के बाद अपनी सहेली के यहाँ जाऊंगी, वहाँ से शाम तक घर वापस आऊंगी। राहेल कॉलेज से बाहर एक जगह पर अपनी गाड़ी लिए मेरे इंतजार में खड़ा था। वहाँ से हम दोनों क्लाफटन पहुँच गए। छुट्टी का दिन न होने की वजह से वहाँ रश नहीं था। राहेल कुछ ज्यादा ही खुशगवार मूड में था। वह रह कर जिस अंदाज में तारीफ कर रहा था, उसने मुझे आसमान पर पहुंचा दिया था। हम समुद्र के किनारे टहलते रहे। उसकी शरारतों में बेबाकी पाई जाती थी, मगर मैंने बुरा नहीं माना। यूं ही हंसते खेलते वक्त गुजर गया और होश उस समय आया जब सूरज डूबने के करीब था। खारे पानी और साहिल की रेत ने मेरा हुलिया बिगाड़ दिया था और मैं इस हुलिये में घर जाकर अम्मी के क्रोध को दावत नहीं देना चाहती थी। मगर मसला ये था कि मैं अपना हुलिया कहाँ ठीक करती। इस परेशानी का इजहार मैंने राहेल से किया तो वह कहकहा लगा कर बोला, बस इतनी सी बात, तुम्हें परेशान देखकर तो मेरी जान निकल जाती है। यहीं करीब ही में